हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। और हमारे जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें हमारा नमस्कार। चाहे वो किसी भी टारगेट को लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम को देने के लिए, यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, नेट, जेआरएफ, किसी भी क्लास के या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें हमारा नमस्कार। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 मतलब पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग राजनीति विज्ञान कह सकते हैं, और नीचे के वर्ग में इसे सामाजिक विज्ञान का एक ये माना जाता है, आधार माना जाता है, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विज्ञान। जैसे यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में, तो इसे राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है और राजनीतिक जीवन के नाम से जाना जाता है, नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं विविधता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। विविधता का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वह होता है, डाइवर्सिटी मतलब ये हो गया कि अलगाव। हमारे यहाँ पे किसी भी जगह में, किसी भी समाज में जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि अलग अलग चीज़ें, जैसे एक वन में, एक जंगल में अगर कहीं पे कोई जीव रहता है तो वह जीव जो है एक ही प्रकार के नहीं, बहुत सारे जीव उसमें क्या कहते हैं, शेर, हाथी, जैसे चार पैर वाले जानवर हो गए, कुछ रेंगने वाले जानवर हो गए। रेंगने वाले मतलब जो ज़मीन पर चलते हैं। तो इस प्रकार से सभी क्या कहलाता है, हमारा सभी क्या कहलाता है, ये सभी पर अलग अलग प्रकार के जो हैं यही विविधता कहलाता है। तो विविधता क्या है? तो हमारे जीवन में भी हम जहाँ पर रहते हैं, तो मानव का एक प्रकृति हो गया, कोई भी प्राणी का यह मतलब अपना नेचर है कि उसमें विविधताएँ पाई जाती है। तो यहाँ विविधता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो विविधता क्या है कि जैसे हम लोग कौन सी विविधता के बारे में पढ़ेंगे? जंगलों की विविधता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जंगल, जानवर, ये चीज़ों की विविधता तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग मनुष्य की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की विविधता मतलब एक समाज में जो हम लोग रहते हैं, तो हम लोग एक समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, विविधता या डाइवर्सिटी। विविधता या डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जैसे अब यहाँ से शुरुआत करते हैं लोग, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है मतलब यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। विविधताओं का देश क्या है? तो देश के विशाल क्षेत्र पर उसके भौतिक लक्षणों, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थों, वन्य तथा मानव जीवन आदि में भौतिक भौगोलिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती है। कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए विशाल भूक्षेत्र, भारत एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है मतलब कि जैसे कन्याकुमारी से लेकर के मतलब उत्तर में हिमालय तक, यह इसकी लंबाई चौड़ाई फिर ले लीजिए, उधर कच्छ से लेकर के इधर उत्तरांचल तक इतना बड़ा भूक्षेत्र है। और यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे समतल मैदान है। इन चीज़ों में यह जो है, सभी चीज़ों में विविधता है। पदार्थों, वन तथा मानव जीवन आदि में भौतिक भौगोलिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर मतलब ये हमें दिखती है। ये सभी क्या लिखे हैं? मिलकर भौगोलिक पर्यावरण की रचना करते हैं। और ये सभी मिलकर क्या किसकी रचना करते हैं? भौगोलिक पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण की विविधताएं देश के निवासियों के जीवन शैली को प्रभावित करती है। अब मान लीजिए कोई जैसे वह जंगल वाले क्षेत्रों में रहता है, आदिवासी रहते हैं, तो उनके जीवन और हमारे जीवन में, हम लोग जैसे जीवन में तो हम लोग क्या करते हैं, ये सभी मिलकर जो है क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। भौगोलिक या भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। भौगोलिक या भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। जैसे ये सभी मिलकर के क्या है कि यही सब जो है हमारे आसपास में जो भौतिक संरचनाएं हैं, कहीं खनिज, कहीं पदार्थ, कहीं वन्य मानव, ये सभी जो है सभी अलग अलग है, मिलकर क्या करते हैं? भौगोलिक पर्यावरण की रचना करते हैं। भौगोलिक पर्यावरण की विभिन्नताएं देश के निवासियों की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, और यही देश के निवासियों की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं जो प्रजातीय रूप से भिन्न होते हैं। इसे हम लोग प्रजातीय रूप से भिन्न कहते हैं, जो मानते हैं। प्रजातीय रूप से भिन्न मानने का मतलब यह हो गया, जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं तो उसका जीवन शैली और हम लोग जैसे शहरों में, गाँव में रहते हैं, इनके जीवन शैली में बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। क्या फ़र्क पाया जाता है कि वे लोग बिल्कुल एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ जानवरों का शिकार किया जाता है,
और लोग सब सामूहिक तौर पे भ्रमण करते हैं, सामूहिक तौर पर भोजन इकट्ठा करते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और खास करके हमारे भारत में। तो ये सभी विविधता हैं, यही प्रजातीय रूप में विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। वस्तुतः हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू, परिवार, भोजन, वेशभूषा, मकान, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, जाति, धर्म, आर्थिक क्रियाकलाप आदि में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हमारे यहाँ क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, क्या क्या, अगर हम अपने ही समाज में ले लेते हैं, 2-4-10 घर मिलकर एक आसपास में रहते हैं, 2-4 परिवार रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी के परिवार में और सभी के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग पाए जाते हैं। यह आर्थिक क्रियाकलाप भी लोगों के अलग पाए जाते हैं, मकान, रीति रिवाज, परंपराएं सब में अलग पाए जाते हैं। किंतु ये सभी तो अलग हैं, किंतु इन सब में पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद एक व्यापक एकता देश के सभी निवासियों को एक सूत्र में बांधती है। जैसे यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, विविधता में एकता। हम लोग इन सभी चीजों में रीति रिवाज और सभी कई कारणों से एक दूसरे से अलग हैं, परंतु ये अलग होते हुए भी हम लोग सब एक हैं। कब एक हैं? जब अपने देश की बात आ जाती है। लोग कहते हैं कि वह भारतीय है, हम भी कहते हैं भारतीय है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे मोटे जाति, बड़े जाति, छूत अछूत, ये सभी हम लोग बात को मानते हैं, बाद में मानते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि हम जो है एक सूत्र में बंधे हुए हैं। वह कौन सी सूत्र है? वह सूत्र है भारतीयता का सूत्र। तो यह इस प्रकार से हम लोग सभी एक सूत्र में बन जाते हैं। व्यक्ति चाहे पंजाबी हो, बंगाली हो, बिहारी हो या गुजराती हो, लेकिन इन सब में सबसे पहले वह भारतीय है। इन सबसे पहले वह क्या है? भारतीय है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या है? हम भारतीय हैं। कोई भी मनुष्य अगर इस तरह की बात करता है, भारत के रहने वाले इस तरह की बात करते हैं, तो वह, अगर वो बंगाली बिहारी कह के अपने आप को अलग कहते हैं तो वो विविधता को दर्शाते हैं। परंतु विविधता में एकता कब हो जाती है? जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। विविधता की आवश्यकता, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं हम लोग, विविधता की आवश्यकता। विविधता की आवश्यकता भी होती है हमारे जीवन में। मनुष्य है तो मनुष्य तो विविधता पाया जाता है। जैसे हमारे हाथों में अगर 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियां समान नहीं होती। 5 उंगलियां जब समान नहीं होती, जब हमारी उंगलियों में विभिन्नता पाई जाती है, तो मनुष्य की प्रजाति में, अन्य जीव प्राणी कोई भी हो, सबकी प्रजाति में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो विविधताएं पाई जाती, विभिन्नताएं पाई जाती, ये विविधता की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों पड़ी? इसे देखिए, विविधता प्रकृति तथा मानव दोनों में विद्यमान है। प्रकृति में विद्यमान है, जैसे मैंने बताया कि जंगल में जाएंगे, जंगल में अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कोई पेड़ छोटे पाए जाते हैं, कोई पेड़ बहुत बड़े पाए जाते हैं, विशाल पाए जाते हैं, कोई सैकड़ों वर्ष जीवित रह जाते हैं, कोई पेड़ बहुत जल्दी काट लिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रकृति में विविधता पाई जाती है और मानव जाति में भी पाई जाती है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। जैसे अभी हम लोगों ने बताया, जब उंगलियां एक समान नहीं है तो उस प्रकार से 2 व्यक्ति भी एक समान कभी नहीं होते। व्यक्तियों की अलग अलग रुचियां होती है, अभिरुचियां होती है तथा क्षमताएं होती है। सबकी अलग अलग रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं होती है। कुछ लोग पढ़ने में आनंद लेते हैं तो कुछ लोग पेंटिंग बनाने में आनंद लेते हैं। हमारे के वर्ग में अगर बच्चे हैं तो बच्चे को भी देखते होंगे आप लोग कि कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं, पढ़ने में बहुत मन लगाते हैं। कोई समय जो है, थोड़ा सा भी समय वो खाली बर्बाद नहीं करते हैं, वो पढ़ने में मन लगाते हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ने में मन नहीं लगाते, पेंटिंग करने में मन लगाते हैं, या कुछ सिंगिंग करने में मन लगाते हैं, कुछ स्पोर्ट में खेलने वगैरह में मन लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सभी में विविधता पाई जाती है। कुछ लोग खेल कूद में रुचि लेते हैं तो अन्य संगीत में भी रुचि लेते हैं, नृत्य, डांस आदि में रुचि लेते हैं। यही नहीं, भिन्न लोग विभिन्नताएं रखते, विभिन्न क्षमताएं भी रखते हैं। सभी लोग अलग अलग तरह से क्षमताएं रखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। यहाँ पे भी लिखा है कि कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई टेक्नीशियन, कोई मिस्त्री, कोई बढ़ई आदि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशेष क्षेत्र में दक्ष होते हैं, क्षमता होते हैं। अब हम लोग जिस समाज में रहते हैं, सब अगर एक ही तरह का काम करें, मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मेरे ही तरह सभी काम करें तो संभव नहीं है। समाज में एक दूसरे का आदान प्रदान कैसे होगा? एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? अगर कोई किसान नहीं हो तो खेती नहीं करेंगे, अगर खेती नहीं होगी, सब शिक्षक ही होंगे तो फिर खेत से फसल उत्पादन नहीं होगा तो शिक्षक को कैसे मिल पाएगा? ये कोई टेक्नीशियन है, वो हमेशा टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, तो उसे भी तो भोजन चाहिए, सब्जियां चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक अलग परिवार चाहिए। कैसे परिवार चाहिए? तो जो सब्जियां उगाते हो, फसल उगाते हो, अनाज उगाते हो। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में
दक्ष होते हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में दक्ष होते हैं। ये विविध योग्यताएं सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक है। जितनी भी योग्यताएं हैं सब सामुदायिक जीवन के लिए, एक समाज में रहने के लिए सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने बूते पर नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने बूते पर, अपने बल पर सभी कुछों की पूर्ति वे नहीं कर सकते। सब कुछ की पूर्ति कोई भी मनुष्य अपने अकेले ही नहीं कर सकते हैं। उस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उसे अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, हम किसी का सहयोग करते हैं तो हमारा भी कोई सहयोग करते हैं, जो उसे विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी में काम करता है, टेक्नीशियन है, वो तो कभी खेत में नहीं जाते हैं, तो फसल नहीं उगाते हैं, सब्जियां नहीं उगाते, लेकिन उसकी आवश्यकताओं कोई और पूर्ति करते हैं। अगर वह टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो उसके लिए कपड़े का दुकानदार वह उपज तैयार करते हैं। ग्वाले जो मिल्कमैन लोग हैं, जो मतलब कि जो दूध देने का काम करते हैं, उसके दूध की आपूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी सारी जरूरतों को समाज के अन्य लोग पूरे करते हैं, उसे विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए किसान फसलों का खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, और विनिर्माता जो फैक्ट्रियों में मतलब कल कारखाने चलाते हैं वह निर्माण का काम करते हैं, दवाएं बनाते हैं, आदि बनाते हैं। राज मजदूर जो है किसान वो मकान बनाने का काम करते हैं, जो राज मजदूर है, और बढ़ई जो है फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, आदि बनाते हैं। शिल्पी बर्तन बनाने का काम करते हैं, वस्त्र सिलने का भी कुछ, जैसे दर्जी लोग वस्त्र सिलने का काम करते हैं, और उसके बाद आदि ये सभी काम है उसके ये सभी कार्य ऐसे हैं जो उसको सेवा प्रदान किया जाता है। जो लोग की खुद से अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते लेकिन वह कुछ है, जैसे अब एक टेक्नीशियन मान लेते हैं। एक टेक्नीशियन क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जब बिजली कट जाती है तो वह क्या करते हैं, हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति करते हैं। समय जैसे ही हमारे बिजली कटी तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, किसी न किसी तरीके से उन्हें बुलाते हैं, जो आकर के हमारे क्या करते हैं, बिजली की आपूर्ति करते हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्यूशन करते हैं। और लेकिन उनकी आपूर्ति, उनकी वस्तुओं की पूर्ति जो है, उनके जो जीवन में जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम करते हैं या आसपास के समाज के और कोई लोग। तो इस प्रकार अनेक विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति अपने अपने विशिष्ट कार्यों में संपन्न होते हैं। सभी लोग अलग अलग कार्यों में संपन्न होते हैं। किसान खेती में संपन्न होते हैं, शिक्षक पढ़ाने में संपन्न होते हैं, इंजीनियर इंजीनियरिंग के वर्क में, डॉक्टर जो है डॉक्टरी के वर्क में, मतलब पेशेंट का इलाज करते हैं, जो रोगी होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासन आदि समाज को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। समाज को यही लोग जो है सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे कि समाज चलता है, जिससे लोगों का जीवन आरामदायक तथा सुविधापूर्वक बन जाता है, सुविधापूर्ण बन जाता है। अगर लोगों का जीवन ऐसा एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे समाज में, तो लोगों का जीवन बिल्कुल दुष्कर हो जाएगा। जैसे अभी की स्थिति मान लेते हैं, हम जिस समय इस वीडियो को बना रहे हैं यहाँ लॉकडाउन की स्थिति चल रही है भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ये लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। अभी लॉकडाउन होने के बाद भी सरकार कुछ लोगों को छूट दे रही है कि आप ऐसे जाइए, ऐसे काम कीजिए, उन लोगों को छूट दिया है, कुछ चिकित्सक लोगों को छूट दिया जा रहा है, कुछ होलसेलर को छूट दिया जा रहा है, कुछ हार्डवेयर का काम करते हैं उसे छूट दिया जाता है, तो पेट्रोल पंप वाले को छूट दिया जा रहा है। क्यों छूट दिया जा रहा है? क्योंकि लोगों को जरूरतों की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न व्यक्ति परस्पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित मतलब डिपेंड, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जब हम किसी पर डिपेंड है तो हम पर भी कोई डिपेंड है। जैसे हम किसी पर सब्जी के लिए डिपेंड है, फल के लिए डिपेंड है, अनाज के लिए डिपेंड है, तो हम पर भी कोई डिपेंड है। किस लिए? शिक्षा के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग क्या मानते हैं? विविधता मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरुआत होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे विविधता मानव जीवन का एक सत्य है। विविधता मानव जीवन का एक सत्य है। अगर हम लोग मानव जीवन मनुष्य हैं तो ह्यूमन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? विविधता तो हमारे समाज में है, रहेगा ही, नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह एक सत्य है जो विविधता को मान सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में सभी मनुष्य एक जैसा बनाया है। प्रकृति ने सभी मनुष्य को एक जैसा बनाया है। सबके नाक, आँख, कान, बाल, मुंह, दांत सबके हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से देखते हैं हम लोग कि फिर भी एक दूसरे से कैसे नजर आते हैं? भिन्न आते हैं। किंतु यह सत्य नहीं है। प्रकृति ने बनाया लेकिन एक दूसरे से भिन्न कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल कहीं न कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। जैसे मनुष्य में रंग, शरीर का ढांचा, उसके बाद लिंग, मुख्य संबंधी लक्षण, किसी का चेहरा बिल्कुल गोल होता है, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का चेहरा चिपटा होता है, कोई देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और कोई बहुत गोरे होते हैं, कोई बहुत काले होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से समाज में विविधताएं पाई जाती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। इसके
अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक क्षमताओं में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। मनुष्य की मानसिक क्षमताओं में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे बच्चे आप लोग देख रहे हैं या हमारे कोई मित्र देख रहे हैं, ये जो कुछ देखते होंगे कि हम आईएएस बन जाएंगे, कुछ सोचते होंगे कि हम अच्छे प्रोफेसर बन जाएंगे, अच्छे शिक्षक बन जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन उन्हीं दोस्तों में से अगर हमारे 10 या 15 या 20 एक साथ देख रहे हैं तो 20 में से हो सकता है 5 बने आईएएस, 2 शिक्षक, सबके अलग अलग, कोई प्रोफेसर, इस प्रकार से बन सकते हैं। या आप बच्चे देख रहे हैं तो कोई बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे आगे चलकर, कोई बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, कोई शिक्षक बन जाएंगे, कोई किसान रह जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ये क्या समझ में आता है हम लोगों को इससे कि मनुष्य में जो है मानसिक क्षमताएं भी अलग अलग होती है। मानसिक क्षमताएं मतलब सोचने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता, किसी चीज को समझने की क्षमता, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता। अतः यह कहना उचित होगा कि विविधता मानव मात्र हेतु एक सत्य है। मानव मात्र हेतु विविधता एक क्या है? सत्य है। मतलब मनुष्य जो है विविधता से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता। आप देखिए पारिवारिक संरचना में विविधता, पारिवारिक संरचना में विविधता देखते हैं। हमारे परिवार में, हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे सभी के परिवार में समान सदस्यों की संख्या नहीं होती है। किसी के यहाँ सदस्यों की संख्या 4 है, किसी सदस्य की संख्या 5 है, किसी की संख्या 10 है, किसी के यहाँ तो बहुत ज्यादा लोगों की संख्या होती है, 15-20 भी होते हैं। तो ये पारिवारिक संरचना मानते हैं। परिवार समाज में सबसे छोटी इकाई है। परिवार जो समाज की सबसे छोटी इकाई है। देखिए समाज कैसे बनता है? तो परिवार से बनता है। परिवार में लोग होते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, सदस्य जिसको बोलते हैं परिवार सदस्य। और वे सदस्य क्या करते हैं? एक परिवार बनाते हैं। और वह परिवार मिलकर क्या बनता है? वही सभी परिवार मिलकर जो है एक किसका निर्माण करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। जैसे मनुष्य परिवार में जन्म लेता है, परिवार में रहकर वह बचपन में भाषा और सीखता है, व्यवहार सीखता है तथा सामाजिक नियमों को सीखता है। किसी के रूप में परिवार एक क्या लिखा है? सार्वभौमिक समूह है। परिवार एक सार्वभौमिक समूह है किसी रूप में। इसलिए कहा जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक समूह है। पूरे समाज में, पूरे भूमि पर, पूरे पृथ्वी पर यह एक समूह के रूप में परिवार काम करता है। यह जनजातीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कबीलाई, ग्रामीण तथा नागरिक समुदाय में सभी धर्मों तथा संस्कृतियों में विद्यमान रहता है। ये परिवार जो है, चाहे वो कबीला हो या कोई भी बंजारे लोग हो या कोई भी समाज गांव के लोग हो, सभी में ये विद्यमान रहता है। परिवार की सार्वभौमिकता के बावजूद विभिन्न समाजों में इसकी संरचना में अंतर्दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्दृष्टिगोचर मतलब अंतर देखने को मिलता है। परिवार में जो है सार्वभौमिकता के बावजूद ये परिवार जो है सार्वभौमिक पूरे पृथ्वी पर है, पूरे भूमि पर है, परंतु सब में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए जनजातीय तथा कृषक समाजों में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। जनजातियों में और कृषक समाज में कई पीढ़ियों के लोग, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। तो कुछ परिवार ऐसे हो जो संयुक्त रूप में रहते हैं और कुछ परिवार ऐसे हैं जो सिंगल अलग अलग रहा करते हैं। तो खास करके संयुक्त परिवार कहाँ पाए जाते हैं? गाँवों में पाए जाते हैं। शहरों में तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। गाँव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। और जनजातीय लोग जो कृषक समाज हैं, वे लोग उन लोगों में से ज़्यादा कैसे परिवार पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, इसमें से समाजों में बड़े तथा संयुक्त परिवार होते हैं। इसके विपरीत औद्योगिक नगरीय समाज में परिवार पति पत्नी तथा उसके बच्चे सीमित होते हैं। तो गाँव शहरों में कैसे देखने को मिलता है कि पति पत्नी होते हैं और उसके 1-2 बच्चे होते हैं, 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसा परिवार एकाकी परिवार कहलाता है, जिसको एकल परिवार कहते हैं, एकाकी परिवार कहते हैं, सिंगल फैमिली कहते हैं। मतलब उस परिवार में ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं होती है। अब ये संयुक्त परिवारों का आकार बड़ा होता है, इनमें अनेक पीढ़ियों के लोग सम्मिलित होते हैं। भारत में सामूहिक परिवार व्यवस्था विकसित करने में कृषि समाज, परंपरागत सामाजिक संगठन, ग्रामीण समुदाय तथा धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत में ऐसे समाज क्यों बनी रही? क्यों कि भारत की संस्कृति जो है कृषक समाज की है। परंपरागत समिति, हम अपने परंपरा को छोड़ते नहीं हैं। क्यों? हमारे जो धर्म, हमारे जो परंपरा जो शुरू से चली हुई आ रही है, उसे हम छोड़ने का प्रयास कभी नहीं करते। इसके लिए क्या होता है, इससे हमारे यहाँ कैसे परिवार का विकास हो रहा है? संयुक्त परिवार का विकास हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से? कृषि तथा शिल्पों में संलग्न लोग आज भी परिवार को उत्पादन की इकाई मानते हैं। परिवार को उत्पादन की इकाई मानते हैं। खास करके जो कृषक लोग हैं, कृषक लोग कैसे काम करते हैं? कृषक लोग अपने खेतों में अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को लेकर के जाते हैं और काम किया करते
हैं। और शिल्पकार लोग भी जो है, जो भी कोई जैसे टोकरियां बनाते हैं या पापड़ बनाने का काम करते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे मोटे उद्योग, शिल्पी का काम करना, कढ़ाई करना, ये सभी जो है, सिलाई कटाई करना, इन सभी में अपने परिवार के सारे लोगों को मिलाकर ही काम किया करते हैं। कृषक अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से भूमि पर खेती करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार जो है क्या है कि लोहार, सुनार, कुम्हार आदि भी अपने परिवार की सहायता से घर में वस्तुएं बनाने का काम करते हैं। तो घर में वस्तुएं बनाने का काम इसी प्रकार से लोहार, सुनार ये भी क्या करते हैं। तो ये ऐसे परिवार को मिलकर रहना पड़ता है, और वो मिलकर इसलिए रहते हैं क्योंकि उसके जो है मतलब जन ज़्यादा होंगे, संख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या, जिसमें कि वह संख्या श्रम ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा संख्या होगा तो श्रम ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगा। अब आगे देखिए, शक्ति एवं सत्ता के आधार पर परिवारों को पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक वर्गों में बांटा जाता है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार में रखा जाता है, इस वर्गों में बांटा जाता है। देखिए, अब पितृसत्तात्मक क्या है, मातृसत्तात्मक क्या है। जिस परिवार में माताओं, औरतों का ज़्यादा वैल्यू हो, औरतों के बात पर पूरे परिवार चले, औरत के विचार पर और औरतों के निर्णय पर पूरा परिवार चले, उसे हम लोग मातृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार किसे बोलते हैं, जिस परिवार में सभी लोग मिलकर रहते हैं और पिता का उसमें जो है ज़्यादा वर्चस्व होता है, पिता कर बातों पर ज़्यादा चला जाता है, तो पितृसत्तात्मक, और माता के बातों पर ज़्यादा चला जाता है तो मातृसत्तात्मक होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता है। पितृसत्तात्मक परिवार तो पिता का परिवार का मुखिया होता है, तथा मातृसत्तात्मक परिवार में उसी प्रकार से माता की भी मुखिया होती है। तो मतलब जहाँ पे पितृसत्तात्मक है वहाँ पिताजी उसके मुखिया होंगे, पिताजी के अधिक वैल्यू होंगे, पिताजी के बातों पर ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन जहाँ मातृसत्तात्मक होगा वहाँ माता की बातों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, और उस परिवार का मुखिया माता हुआ करती है। विवाह के आधार पर भी परिवार का विभाजन होता है। विवाह के आधार पर भी परिवार का विभाजन होता है। जैसे जब तक कोई लड़के हैं, जब तक उसकी विवाह नहीं कर दी जाती है तो वह अपने परिवार के साथ रहता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। बट जब उसकी विवाह कर दी जाती है तो अक्सर उसे क्या किया जाता है, परिवार से अलग कर दिया जाता है, या किसी काम से किसी अलग जगह नौकरी करने के ख्याल से तो अपने परिवार को लेकर वह अलग जगह रहा करते हैं। काफ़ी सारे ये सभी समस्याएं हैं, ये सभी दृष्टिगोचर होते हैं, देखने को मिलता है हम लोगों को समाज में। तो इन चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो विवाह के आधार पर भी परिवार को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे बहुपति विवाह प्रणाली में एक स्त्री के एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं। जैसा कि हिमालय की कुछ जनजातियों, हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी तथा उत्तराखंड में जौनसार भावर क्षेत्र की खास में प्रचलन है। वहाँ पे एक स्त्री के कई सारे पति हुआ करते हैं। तो एक स्त्री के जब कई सारे पति हुआ करते हैं तो उस आधार पर सब एक जगह ही रहा करते हैं। ऐसा देखने को वहाँ मिलता है, ऐसा समाज का प्रचलन वहाँ पे चला हुआ है। इसके विपरीत बहुपत्नी प्रणाली में एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती है। एक विवाह प्रणाली में एक पति की एक ही पत्नियां होती है, और एक विवाह प्रणाली में एक पति की एक ही पत्नियां होती है, जबकि अनेक पत्नियां कहीं कहीं पे होती है। जैसे बहुपत्नी का मतलब बहुत सी पत्नियां। तो कोई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी शादियां करते हैं जिसमें बहुत सारी पत्नियां हुआ करती है। वो बहुपत्नियां परिवार प्रणाली है, उसमें पत्नियों की संख्या अधिक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जाति में विविधता। जाति में विविधता किसे कहते हैं? जाति में विविधता कहने का मतलब यह है, देखिए, जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन का आधार है। जाति व्यवस्था खास करके हिंदू सामाजिक संगठन का आधार माना जाता है। हिंदू समाज में ही यह कहते हैं हम लोग अलग अलग जातियां बांटे हुए हैं। कोई उच्च जाति के होते हैं, कोई छोटी निम्न जाति के हुआ करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कई सारी जातियां हुआ थी। फ्रेंच समाज शास्त्री जैसे लुई ड्यूमा के अनुसार जाति व्यवस्था शुद्धता, देखिए, एक फ्रेंच का जो समाज शास्त्री जिसका नाम था लुई ड्यूमा, उसके अनुसार जाति व्यवस्था शुद्धता तथा प्रदूषण के विचार पर आधारित है। जाति व्यवस्था क्यों माना जाता है? शुद्धता और प्रदूषण के विचार पर आधारित है।
कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में यह चीज़ें आप लोगों को जरूर देखे होंगे। कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर की साफ़ सफाई अच्छे रखते हैं, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से रहते हैं, उसके घर में कहीं पे कचरे नज़र नहीं आएंगे, आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई, फूल वगैरह के क्यारियाँ बगीचे हुआ करते हैं। तो ऐसे समाज में हम लोग कहते हैं ये जाति बहुत अच्छी जाति है। या कोई ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पूरा कचरा हुआ करता है आसपास में, और झुग्गी झोपड़ियाँ में रहा करते हैं, ये लोग उसको देखकर ही कह देते हैं ये छोटी जाति के लोग हैं, ऐसे जाति के लोग हैं, वैसे जाति के लोग हैं। तो यह जाति व्यवस्था प्रदूषण और उसके शुद्धता के आधार पर लुई ड्यूमा के अनुसार बांटा गया है। जो लोग प्रदूषण तथा शुद्धता पदानुक्रम में शिखर पर स्थित होते हैं उन्हें समाज में उच्चतम स्थान, तथा जो लोग इसमें पिरामिड में सबसे नीचे होते हैं उन्हें निम्नतम स्थान दिया जाता है। तो समाज में क्या कहा जाता है कि जो लोग शुद्धता और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वह निम्नतम स्थान दिया जाता है। जो अच्छे से जीते हैं वो उसको उच्चतम स्थान, मतलब वो अच्छे जाति अच्छे परिवार के लोग माने जाते हैं, और जो निम्न कोटि में जीवन जीते हैं उसे निम्नतम माना जाता है। प्रारंभ में भारतीय समाज में 4 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा हुआ था। देखिए शुरू में हमारे भारतीय समाज कैसे बांटा हुआ था? ब्राह्मण समाज मतलब जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो शिक्षा दीक्षा का काम में ज़्यादा लगे रहते थे, जैसे ऋषि मुनि लोग। उसके बाद वो क्षत्रिय जो युद्ध में संलग्न हुआ करते थे, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग जो व्यापार किया करते थे, शूद्र लोग जो सेवा किया करते थे। इस प्रकार से हमारे समाज में यह 4 वर्गों में हमारे समाज को, खास करके हिंदू समाज को, ये 4 वर्णों में 4 प्रकार में बांटा गया। शाब्दिक रूप में इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण का अर्थ है रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। रंग के आधार पर ऐसा मतलब बंटवारा किया गया था। कालांतर में मतलब समय बदलता गया, वर्ण जाति व्यवस्था में ये पर्यायवाची हो गए। यही वर्ण को क्या कर दिया गया? जाति व्यवस्था में इसका पर्यायवाची बन गया। जाति व्यवस्था क्या होती है? जाति व्यवस्था में व्यक्ति का स्तर जन्म के आधार पर सुरक्षित होता है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति का स्तर जो है जन्म व्यवस्था के आधार पर सुरक्षित होता है। जैसे कहते हैं कि वो शूद्र में जन्म लिया तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय है। इस आधार पर आजकल हम लोग जाति व्यवस्था का आधार मान लिए हैं, इसे हम लोग जाति व्यवस्था मानते हैं। वर्ग की विविधता, देखिए वर्ग की विविधता क्या होती है? विविधता क्या है? वर्ग की विविधता क्या है? तो वर्ग की विविधता वर्ग के आधार पर, देखिए यहाँ पे कहा जाता है वर्ग की विविधता, वर्ग का आधार आर्थिक होता है। वर्ग का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक होने का मतलब क्या है? जिसके पास ज़्यादा रुपया है तो वो ज़्यादा धनवान हो गया, उच्च वर्ग के लोग हो गए, अमीर लोग हो गए। और जिसके पास रुपये कम है तो वो निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, कृषक वर्ग के। इस आधार पर जो है आर्थिक आधार पर वर्ग की मान्यता दी गई है। धार्मिक है, आप देखिए इसकी कोई धार्मिक या वैधानिक मान्यता नहीं है, सिर्फ इसको रुपये के आधार पर माना जाता है, अर्थ के आधार पर माना जाता है। वर्ग स्तर का निर्धारण व्यक्ति संपत्ति, उपलब्धि तथा क्षमता द्वारा किया जाता है। व्यक्ति की कितनी संपत्ति है, कितनी क्षमता है, उसके आधार पर किया जाता है। क्या लिखा है? बाटो मोर के अनुसार, बाटो मोर एक मतलब राजनीतिक जो सामाजिक राजनीतिक के विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं? समाज में निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्ग मिलते हैं। हमारे समाज में कितने प्रकार के वर्ग मिलते हैं? 4 प्रकार के। उच्च वर्ग जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा धनवान हो। मध्यम वर्ग उससे कम पैसे वाले। कार्यशील वर्ग मतलब ऐसे वर्ग जो काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, बिना काम के उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है, उतने इनकम उसके नहीं हो सकते हैं। कृषक वर्ग जो खेती क्या करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं हमारे समाज में जो है इस प्रकार के 4 वर्ग हुआ करते हैं। धर्म की विविधता, अब हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए? वर्ग की विविधता, इससे पहले पारिवारिक सामाजिक, इन सभी को हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म की विविधता। तो हमारे समाज में धर्म की विविधता तो बहुत ज़्यादा गढ़ बनाए हुए है। समाज में हम लोग धर्म की विविधता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। तो इस धर्म के आधार पर कई सारे कांड को देखने को मिलता है, हमारे यहाँ कई सारे कलह देखने को मिलता है। तो हम लोग धर्म को आसानी से समझ सकते हैं। तो धर्म की विविधता क्या है? दुर्विवीम के अनुसार, दुर्विवीम जो एक मतलब विद्वान है, जो राजनीतिक विद्वान है, क्या कहते हैं? धर्म पवित्र वस्तुओं के विषय में प्रचलित विश्वासों एवं प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली है। तो पवित्र कहा जाता है, धर्म पवित्र वस्तुओं के विषय में प्रचलित और विश्वासों एवं प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली, जो विश्वास हमारे पूर्वज हमें बना दिए हैं कि हम तुम इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो, वे इस धर्म के हैं।
यह समझा दिया गया है उसको हम लोग रूढ़िवादिता के तौर पर लेते हैं और उसे हम लोग मानते रहते हैं। ये एकीकृत प्रणाली है। आधुनिक समय में अनेक प्रकार के धर्म विद्यमान हैं, जिसमें से ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, जोरोस्ट्रियन तथा जिसको पारसिकों में जोरोस्ट्रियन कहते हैं, जोरोस्ट्रियन तथा यहूदी धर्म के प्रमुख हैं। इस प्रकार से हमारे भारत में 8 धर्मों के लोग मुख्य रूप से रहा करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 तो आप लोग जानते ही हैं। और भी जान लीजिए क्या है। हिंदू, सिख तो ये हो गया, उसको जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, अवैधी हो गए। ये 4 धर्म और अलग से हमारे यहाँ भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे देश में 8 धर्मों के लोग रहते हैं। तो धर्म के आधार पर भी हमारे विविधता देखने को मिलता है। क्यों? हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में अलग अलग पूजा पाठ है, उसके धर्म में अलग अलग पूजा पाठ है, अन्य दूसरे के धर्म में अलग अलग पूजा पाठ, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग प्रथाएं चलती आ रही है। तो इस प्रकार से धर्म के आधार पर भी हमारे समाजों में विभाजन देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। भारत में धर्मों की विविधता दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य है, देखते ही हैं हम लोग, समझते ही हैं। एक ही धर्म के अनेक संप्रदाय भी प्रचलित हैं। एक ही धर्म के अनेक संप्रदाय भी प्रचलित हैं। तो हमारे भारत में ऐसे देखने को मिलता है, एक ही धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं। जाति के आधार पर ये समूह बना लेते हैं, वो समूह बना लेते हैं, ये ऐसे समूह, वैसे समूह, कई सारे समूह बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। संप्रदाय एक ऐसा धार्मिक समूह होता है जो प्रचलित परंपराओं के प्रति विद्रोह कर नया वैचारिक दर्शन विकसित करते हैं। संप्रदाय किसे कहते हैं? अब देखिए, खास करके हमारे यहाँ, हमारे समाज में धर्म को संप्रदाय का रूप दे दिया जाता है। कैसे हमारे समाज में धर्म को जो है संप्रदाय का रूप दे दिया जाता है? क्यों? प्रत्येक धर्म की अलग अलग चाह होती है, इच्छा होती है, अलग अलग आकांक्षाएं होती है। उन आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए लोग जो है एक उग्र कदम उठा लेते हैं। उस तरह के कदम जो विद्रोह करने लगते हैं, उग्र कदम उठा लेते हैं, उसे हम लोग सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। इसके अनुसार हिंदू धर्म में 6 संप्रदाय हैं, जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त प्रमुख हैं। शैव, वैष्णव, शाक्त ये सभी प्रमुख हैं। इसके साथ ही 6 संप्रदाय हमारे हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय देखने को मिलते हैं? 6 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। 6 संप्रदाय शैव, वैष्णव, शाक्त देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक संप्रदाय विकसित हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म को संगठनात्मक आधार पर प्रदान किया। हिंदू धर्म को संगठनात्मक आधार प्रदान किया। संगठनात्मक आधार प्रदान करने का मतलब यह हो गया कि संगठन बना बनाकर हम लोग अलग अलग तरह के संगठन बना बनाकर रहने लगे। मतलब संगठन बना लगे और अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास करने लगे। तो आधार प्रदान किया। आर्य समाज, जैसे इसमें से देख लीजिए, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन इनमें प्रमुख थे। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ये सभी प्रमुख थे। तो ईसाई धर्म में भी अनेक संप्रदाय, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, एंग्लिक प्रचलित है। ईसाई धर्म में भी अलग अलग प्रचलित है। हिंदू में भी आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सभी हैं। ईसाई धर्म के 2 प्रमुख होते हैं, जिसको हम लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहते हैं। आगे चलकर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का बहुत बड़ी बड़ी बात को आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म में भी 2 संप्रदाय होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इस्लाम में भी 2 प्रमुख होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संप्रदाय, जैसे शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी आप लोग सुने होंगे। इस्लाम में भी 2 धर्म के लोग रहते हैं लगभग, शिया और सुन्नी जिसे कहा जाता है। जैन धर्म में भी 2 होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर तथा श्वेतांबर, ये इस प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। और एक महायान जो, और उसके बाद क्या कहते था? बौद्ध धर्म में जो है महायान एवं हीनयान। बौद्ध धर्म के भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? महायान तथा हीनयान। इस प्रकार से धर्मों के आधार पर भी भारत में विविधताएं देखने को मिलता है। तो भारत में कई प्रकार की विविधताएं देखने को हम लोगों को मिलता है। दोस्तों, बच्चों, धैर्य बनाए रखें। मैंने प्रयास किया है कि पूरा चैप्टर एक ही साथ आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब हो सकता है वीडियो 1 घंटे का बन जाए, लेकिन अगर 1 घंटे का वीडियो बनता है तो फिर भी धैर्य बना कर रखें, क्योंकि एक चैप्टर एक साथ पढ़ाई हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हुआ करती है, बहुत अच्छी बात होती है। इस तरह से आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी। और ख़ास करके वे हमारे मित्र जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए इसको पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सीटेट, नेट, जेआरएफ या यूपीएससी को मान लीजिए, यूपीएससी भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी बेस है। तो किसी भी सब्जेक्ट को
मतलब किसी भी एग्जाम को फोकस करने के लिए एनसीईआरटी बेस है। तो सबसे पहले इस चीज़ को अगर बेस पढ़ लेते हैं तो ऊपर आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आराम से रुक रुक करके तो धैर्य बनाकर इसे पढ़ लें। और वीडियो में कहीं भी कुछ अच्छा लगे, थोड़ा सा भी लगेगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपको लाभ दे सकता है कहीं पे भी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे धर्म। प्रत्येक धर्म की पूजा प्रार्थना विधि परस्पर बहुत ही भिन्न होते हैं। हिंदू मंदिरों में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा भक्तिपूर्ण गीत और भजनों द्वारा उनकी स्तुति वंदना करते हैं, आरती क्या करते हैं। जबकि मुसलमान लोग क्या क्या करते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। ईसाई लोग गिरजाघर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। जबकि सिख लोग जो गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब के भजन गाते हैं। यहूदी लोग सिनगोग में जाते हैं। और इन सभी लोगों का उद्देश्य एक समान अर्थात मतलब सर्वशक्तिमान पूजा करना होता है। सर्वशक्तिमान की पूजा करना होता है। देखिए सभी लोग, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गिरजाघर में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन सबका एक ही व्यू होता है। सब एक ही चीज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सर्वशक्तिमान जिन्होंने हमें पृथ्वी पर भेजा है, जो मतलब मनुष्य बनाकर भेजा है, हम उसकी प्रार्थना करने जाते हैं। तरीके अलग अलग हैं लेकिन काम सब एक ही किया करते हैं। इसी से तो हम लोग समझ सकते हैं कि विविधता में एकता, विविधता होने के कारण भी हम लोग एक हैं। अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग प्रकार, अलग अलग तौर तरीके जरूर हैं, परंतु हम लोग सभी काम एक ही करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है तथा सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबको अलग अलग अपने अपने धर्म की पूजा पाठ, अलग अलग धर्म की मान्यता, अलग अलग धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे बढ़ते हैं। देश के विविध नृत्य, जैसे अब विविधता क्या है कि हमारे देश में जैसे संगीत को ही ले लेते हैं तो एक उत्तरी भारत का अलग संगीत है और दक्षिणी भारत का अलग संगीत है। इस आधार पर नृत्यों का बंटवारा भी किया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कुचिपुड़ी, उसके बाद क्या कहते हैं नृत्य में कहते हैं कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ये सभी जो है हमारे यहाँ अलग अलग नृत्य देखने को मिलते हैं। अब नृत्य में क्या विविधताएं देखने को मिलता है? देखिए हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है, वहाँ के नृत्यों में वहाँ की संस्कृति झलकती है। खास करके मतलब नृत्य में ऐसे भाव प्रकट किए जाते हैं जिससे देखकर हमें समझ में आ जाता है कि यह किस क्षेत्र के हैं। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा, केरल का कथकली, इन नृत्यों को अपनी अलग अलग निर्धारक पोशाकें हैं, शैली है, मुद्राएं होती हैं और सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। भारतीय पौराणिक कथाओं पर भी है, पौराणिक कथाओं पर ही यह आधारित है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण अलग अलग तरीके पेश किए जाते हैं, अलग अलग मुद्राएं पेश किए जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। भारत में अलग अलग विविधता देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग नृत्यों के आधार पर हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहनावे में विविधता। तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में अलग अलग जगह पे लोग रहने वाले होते हैं। तो अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग तरह पहनावे करते हैं। जैसे गाँव में रहने वाले लोग हमेशा वहाँ की औरतें साड़ियाँ पहना करती है, पुरुष भी धोती कुर्ता पहना करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल देखा जाता है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों का बिल्कुल अलग तरह से पहनावे देखा जाता है। और हमारे यहाँ क्षेत्र के आधार पर भी देख लीजिए, ये शहरों में गाँव में रहने के आधार पर उत्तरी भारत के पहनावे अलग है, दक्षिणी भारत के पहनावे अलग है, उत्तर पूर्वी भारत के पहनावे पोशाक ये सभी अलग हैं। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। पहनावे में विविधता, पहनावे में विविधता क्या है? हमारे देश में विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहनी जाती है, लेकिन उसके पहनावे का ढंग बदल जाता है। साड़ी धोती भारत में लगभग हर क्षेत्र में पहने जाते हैं, लेकिन उसके पहनावे के ढांचे, कहीं पे धोती अलग तरीके से पहने जाते हैं, कहीं पे धोती अलग तरह से पहने जाते हैं। साउथ के धोती अलग तरह से पहने जाते हैं और नॉर्थ के धोती अलग तरह से पहने जाते हैं। है तो धोती ही, है तो साड़ियाँ ही, लेकिन पहनने के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। पहनावों का क्या प्रचलन है देख लीजिए। पहनावों का संबंध जो है हमारे पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। तो उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। जलवायु के आधार पर भी पहनावे हमारे यहाँ पहने जाते हैं। जैसे ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का तो एकदम नेसेसरी है कि वो जरूरी ही है उसको, क्योंकि ठंडे प्रदेश में रहते तो वैसे वस्त्र पहने जिससे कि उसका
मतलब उसके शरीर को भी सुरक्षा मिल सके। जैसे कश्मीर में पहनने जाने वाला फिरन जाड़े में से बचाता है। फिरन एक ऐसा वस्त्र है जो क्या करता है, जाड़े से बचाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग एकदम अच्छे से समझ के पढ़िए, ताकि ये सभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कश्मीर में जाड़े से बचाने के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं वो वस्त्र के नाम कौन से हैं, वस्त्र कौन सा है, उसको हम क्या कहेंगे, फिरन कहेंगे। एकदम ये सब चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तान में से मौसम से बचाती है। अगर पगड़ियाँ नहीं पहनेंगे तो धूप बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है वहाँ पे, जिसके कारण कि वहाँ के लोग धूप से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनी जाती है। जैसे कि अभी हम लोग नृत्य के बारे में पढ़े, ये कथकली के बारे में पढ़े, या देख लीजिए कथकली है यहाँ पे, ये भी कथकली का रूप है। तो ये सभी दिखाया गया है कि इस प्रकार से नृत्य में विविधताएं होती है। हम लोग क्या विविधता में एकता, अब सभी तरह की विभिन्नता को पढ़ लिया हम लोग, पारिवारिक स्तर पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नृत्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पहनावे के आधार पर, ये सभी विविधताओं को पढ़ लेते। लेकिन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विविधता में एकता, हमारे यहाँ समाज में बहुत बहुत तरह के अलग अलग तरीके की विविधताएं पाई जाती है, लेकिन इन विविधताओं में एकताएं भी देखने को मिलती है। क्या विविधताएं में एकता देखने को मिलती है, देखते हैं। तो विविधता में एकता क्या देखने को मिलती है हमारे यहाँ, देखिए विविधता में क्या, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विविधताएं हमें विभाजित या कमजोर नहीं बनाती। विविधताएं जो क्या हमें क्या करती, विभाजित या कमजोर नहीं बनाती है। हम लोग अपने मन से विविधता को एक सांप्रदायिक रूप देकर मार, फसाद, लड़ाई झगड़ा, दंगा ये सभी कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन विविधताएं हमें अलग नहीं करती, हमें खुद हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपितु ये हमारी शक्ति को बढ़ाती है। ये हमारी शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती। कैसे बढ़ाती है, चलिए इस तथ्य की व्याख्या एक देश के रूप में भारत के द्वारा की जा सकती है। अब इससे कैसे की जा सकती है, एक देश के रूप में भारत के द्वारा की जा सकती है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में विविधता प्रदर्शित करता है। भारत जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रदर्शित करता है, विविधता। कई तरह के क्षेत्रों में रहने वाले समाज में पारिवारिक दशा से, भौगोलिक दशा से यह विविधता प्रदर्शित करता है। आर के मुखर्जी के अनुसार भौतिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में विविधताओं के बावजूद भारत में एक मूलभूत एकता विद्यमान है। देखिए क्या कहते हैं आर के मुखर्जी, जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, भौतिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों में विविधता है। यहाँ पे क्या है कि भौतिक, सामाजिक, धार्मिक, जाति ये सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में एक मूलभूत एकता देखने को मिलती है। इस एकता में निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे देखने को मिलता है, क्या क्या एकता देखने को मिलता है, तो इसमें से अलग अलग प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भौतिक एकता, और भी कई सारे एकताएं हैं जिसे हम लोग नीचे पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यह एकता देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है, कौन कह रहे हैं, आर के मुखर्जी कह रहे हैं, ये सब याद रखिए। तो आर के मुखर्जी साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे समाज में अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, परंतु हम लोग फिर भी सब कैसे हैं, एक हैं। कैसी एकता देखने को मिलती है, भौतिक एकता, भौगोलिक एकता जिसको हम लोग कहते हैं। भौगोलिक तो भारत एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। भारतीय महाद्वीप एक प्राकृतिक सीमा रेखाओं के कारण से संसार से पृथक है, एक निजी व्यक्तित्व बनाए रख सका है। देखिए जब भारत के नक्शे को हम लोग देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके भारत का नक्शा बना हुआ है, इधर देख लीजिए। तो ये जो है, इधर जो हम लोग भारत के नक्शे को देख रहे हैं, तो यह क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो नजर आता है हम लोगों को, इस क्षेत्र में क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है। तो ये साउथ में देखिए, साउथ से हमारे तरफ कोई भी नहीं है, श्रीलंका है तो बिल्कुल अलग है, इधर है। तो इस प्रकार से देख ले कि हमारा क्षेत्र जो यह भारत जो है एक अलग क्षेत्र है, किससे, तो कटा हुआ है, अलग भूखंडों से, अनेक भूखंडों से कटा हुआ है। भूखंडों से कैसे कटा हुआ है, तो समुद्र के जरिए कटा हुआ है, इस प्रकार से ये अलग देखने को मिलता है। दूसरा, उत्तरी तरफ से अगर हम लोग उत्तर तरफ से देखते हैं, तो उत्तर तरफ से हमारे भारत को जो बनाया गया है, तो कैसे बनाया गया भारत को, ऐसे मतलब भारत का जो संरचना है इस प्रकार से कटा हुआ है, ठीक है, ये कटा हुआ है। तो अब ऐसे होने के कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, जो अलग कुछ क्षेत्रों से हमें क्या करती है, अलग रखती है। तो बिल्कुल, और यहाँ से नीचे अगर हम चलते हैं तो काफ़ी सारे विभिन्नताएं, कई सारी नदियाँ, मैदानी भाग, पहाड़ी, पठारी, ये सभी इस तरह के भाग देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक एकता मतलब क्या है कि हमारे यहाँ भौगोलिक काफ़ी विशेषताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हम लोग बटे हुए हैं, परंतु फिर भी सब कैसे हैं, एक हैं। क्यों, हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है। कैसी एकल नागरिकता,
कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के लोग एक संपूर्ण एक जगह मिलकर हैं, एक जगह मिलकर रहते हैं, यही हमारी एकता दर्शाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक एकता। अब क्या है राजनीतिक एकता, देखिए तो राजनीतिक एकता क्या कहते हैं। राजनीतिक एकता हम उसे मानेंगे, राजनीतिक एकता कह रहा है कि इसमें राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया मौर्य काल तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही, मौर्य काल में ही ऐसा किया गया कि राजनीतिक एकीकरण का प्रक्रिया जो है मौर्य काल या तृतीय शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुई थी, जब सम्राट अशोक ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मतलब यहाँ से लेकर एक कन्याकुमारी से लेकर के पूर्वांचल से लेकर के या अफगानिस्तान तक जो हमारा भारत का साम्राज्य फैला हुआ था, ये किसके, सम्राट अशोक के समय में। किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में यह बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो गुप्त शासकों ईसा की चौथी शताब्दी ने गुप्त शासकों ने एक क्या किया, एकता स्थापित करने का प्रयास किया, और मध्य युग में तुर्कों तथा मुगलों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। और फिर मध्य युग में, प्राचीन काल में तो नहीं हुआ था, लेकिन मध्य युग में तुर्कों ने इस पर क्या कर लिया, भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगल सम्राट अकबर ने देश को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। मुगल सम्राट ने पूरे देश में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। किसने ऐसा प्रयास किया? ये मुगल के एक शासक जो अकबर थे, उन्होंने ऐसा किया ताकि समाज में सभी लोग कैसे रहें, मिलजुल कर रहा करे। तो उन्होंने ऐसा लाने, जब राजा महाराजा इस तरह का प्रयास करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक एकता कहेंगे। एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास कर स्वतंत्रता के बाद पूर्ववर्ती ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी राज्यों का विलय एकीकृत स्वतंत्र भारतीय संघ के रूप में हुआ। अंत में फ्रेंच तथा पुर्तगाली उपनिवेशों की स्वतंत्रता के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता स्थापित हुई। कुछ जगहों में जैसे गोवा और दमन द्वीप, ये सभी जो हमारे देश से कटे हुए क्षेत्र थे, यहाँ पे फ्रेंच और पुर्तगाली लोगों का शासन बहुत दिनों तक रहा। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उन सभी क्षेत्रों को भी धीरे धीरे करके हमारे देश में मिला लिया गया। और हमारे देश में जो छोटी छोटी देसी रियासतें, जैसे कि धारा 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर को भी हम लोग जानते हैं, ये भी एक देसी रियासत थी और बहुत दिनों तक, मतलब 2019 तक रही। तो इस प्रकार से सभी देश में छोटे छोटे रियासतें थी, सबको एकीकृत करके एक सूत्र में बांधने का प्रयास जो किया गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक एकता कहेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि हमारे देश में विविधता तो है, लेकिन राजनीतिक एकता भी है। तो इसको कैसे समझेंगे, विविधता में एकता, क्या कहेंगे हम लोग, विविधता में एकता। अब हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता, देखिए सांस्कृतिक एकता क्या है। सांस्कृतिक का मतलब जिसको हम लोग कल्चरल यूनिटी कहते हैं। देश की भौगोलिक विविधता उसकी सांस्कृतिक विविधताओं, भोजन, वेशभूषा, गृह प्रकार, भाषाओं, रीति रिवाजों, उत्सव एवं पर्वों, मेलों, व्यवसाय आदि में परिलक्षित होती है। देश में लगभग 5000 प्रजाति वर्ग विद्यमान है, जो देश की सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की विविधता में वृद्धि करते हैं। देश के विभिन्न भागों में मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से सभी लोग बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के भाग लेते हैं। जाति धर्म के भेदभाव के क्या करते हैं, लोग भाग लेते हैं। मतलब हमारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग हमारे समाज में अलग अलग भोजन करने वाले, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग गृह प्रकार, जैसे घर का प्रकार अलग अलग है। हरियाणा दिल्ली में घर के प्रकार अलग अलग होते हैं। बिहार पंजाब, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सभी अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं, अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग जातियां रहते हैं, अलग अलग प्रजातियां। जैसे यहाँ 5000 प्रकार की प्रजातियों के बारे में लिखा गया कि 5000 प्रकार की प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है, परंतु इन सब में से एक क्या विशिष्ट गुण पाए जाते हैं कि ये सभी जो है अलग अलग मेले लगाते हैं, लेकिन सबका काम एक जैसा ही होता है। मेले क्यों लगाते हैं, त्योहार क्यों मनाते हैं, एक इष्ट की पूजन अर्चन के लिए, या तो क्या करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान। तो उन्हीं के लिए हम लोग मेला लगाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, परंतु करते सब एक ही जैसे हैं। तो भेदभाव को छोड़ करके, अब जैसे ईद का मेला होता है, उसमें सभी लोग मिलते हैं। होली, दशहरे, दीपावली में सभी लोग आते हैं। तो यह एकता को दर्शाता है या नहीं? बिल्कुल यह एकता को दर्शाता है। इससे हम लोग क्या समझेंगे, विविधता में
एकता समझेंगे, कैसे एकता, सांस्कृतिक एकता इसे हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धार्मिक एकता। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, धार्मिक एकता। धार्मिक एकता मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धार्मिक विश्वास की बहुलता भारतीय जनसंख्या का एक विशिष्ट पहलू है। भारतीय लोग पूजा के विभिन्न रूपों, प्रकृतिवाद, रहस्यवाद, एक देववाद, द्विदेववाद, बहुदेववाद, यहाँ तक कि अनिश्वरवाद का पालन क्या करते हैं। तो अनिश्वरवाद का पालन क्या करते हैं कि क्या करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति के मानने वाले क्या है, कौन कौन से हैं। एक प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद मतलब जो प्रकृति को पूजा करते हैं। रहस्यवाद मतलब रहस्यमयी विचार, रहस्यमयी पूजा पाठ अर्चना, जैसे तांत्रिक वांत्रिक किया करते हैं। एक देव मतलब एक देव की पूजा करते हैं, कोई दो देव की पूजा करते हैं, कोई बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई जो है अनिश्वरवाद की पूजा मतलब ईश्वर को मानते ही नहीं। इस प्रकार से हमारे यहाँ धर्म देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है धर्म देखने को, या भारत में ऐसा देखने को मिलता है करते हैं। यहाँ अनेक धार्मिक संप्रदाय प्रचलित हैं। देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पूजा के विविध स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरुद्वारों, विहार, स्तूप, सिंगौन आदि से भरी पड़ी है। किंतु सभी धर्मों में आदर्श तथा उद्देश्य एक समान होते हैं। सभी धर्मों के आदर्श तथा उद्देश्य कैसे होते हैं, एक समान हुआ करते हैं। जैसे आप लोग स्तूप समझते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के जो स्तूप बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि मतलब उसके समाधि को दिया गया है बौद्ध जो महात्मा बुद्ध के। तो इस प्रकार से स्तूप वगैरह वगैरह मतलब सभी अलग अलग तरह के बना करके यह क्या करते हैं, अलग अलग पूजा पाठ क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को माना करते हैं। इस प्रकार से सभी धर्म सार्वभौम बंधुत्व तथा नैतिक जीवन में विश्वास करते हैं तथा इसकी शिक्षा देते हैं। सभी धर्मों में तीर्थयात्री का बहुत महत्व है। सभी धर्मों में तीर्थयात्री होते हैं जिसका बहुत महत्व है। जैसे श्रीनिवास एक राजनीतिक विद्वान है, जिन्होंने क्या कहते हैं, श्रीनिवास के अनुसार भारत की एकता प्रमुख धार्मिक प्रकार की है। लोग विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं, किंतु धार्मिक ग्रंथ परस्पर भिन्न समूहों को एक धार्मिक समाज के रूप में स्थापित करते हैं। धार्मिक क्या करते हैं, भिन्न समाज के रूप में इसको स्थापित क्या करते हैं, भिन्न समाज के रूप में मतलब एक धर्म के अलग अलग धर्म के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जिसको कि अलग अलग अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से मानने के लिए उसको मतलब बाधित करते हैं, बाध्य रखते हैं। और इस प्रकार से किंतु धार्मिक ग्रंथ परस्पर एक समूह को धार्मिक समाज के रूप में स्थापित करते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हैं, किंतु उन सभी का उद्देश्य धार्मिक स्थान पर जाकर धर्म लाभ कमाना ही होता है। अलग अलग धर्म के अनुयायी अलग अलग धर्मों के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। यही तो है विविधता में एकता। उद्देश्य एक क्या है कि वे भी अपने ही धर्म की विशेषता को सबको बताते हैं और अपने ही धर्म में लोगों को लाने का प्रयास करते हैं, और अपने धर्म को कोई छोड़कर कहीं जाए नहीं, इसका प्रयास करते। तो उद्देश्य तो उनका भी वही है, क्या अपने धर्म को बचाना। उसी प्रकार से देखिए, पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, उचित ही लिखा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी गई नहीं है, अपितु ये कहीं अधिक गहरी है तथा इसमें विश्वास और रीति रिवाजों के प्रति व्यापक सहिष्णुता विद्यमान है एवं प्रत्येक विविधता को प्रोत्साहन दिया जाता है। पंडित नेहरू ने ही सर्वप्रथम देश के लिए विविधता में एकता वाक्यांश का प्रयोग किया था। हमारा राष्ट्रगीत भी इसी एकता का वर्णन है। तो हमारा राष्ट्रगीत भी इसी एकता का वर्णन है। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि नेहरू जी ने कहा विविधता में एकता, भारत एक ऐसा देश है, अलग अलग जाति धर्म समुदाय खान पान वेशभूषा अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब कैसे हैं, एक हैं। तो विविधता में एकता को यह दर्शाता है। चलिए मित्रों, बच्चों, जो भी हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, तो ये नीचे एक्सरसाइज वगैरह दिए गए हैं, तो इसका PDF मैं हो सके तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में भी डाल सकता हूँ, या तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, PDF डाल दूंगा और देख लीजिएगा। और जो भी नए हैं, तो जो भी इस वीडियो को देखे हैं,
मतलब देखकर जिन्हें भी अच्छा लगा और जिसको भी लगा कि कुछ भी इसमें हेल्पफुल है, कुछ भी फ़ायदेमंद है, तो वे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर यह आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका। एक चैप्टर विविधता में एकता, बहुत बड़ा चैप्टर आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। इसे पढ़े, समझें और जिस टारगेट को लेकर आप पढ़ाई करते हैं लगे रहें। कीप इट अप। और इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, पॉलिटिकल साइंस के अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।